अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और टॉपिक नंबर 2.2 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स के ये जो बुनियादी ज़रात होते हैं एटम का है, जब आप इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजारते हैं तो इसके ऊपर क्या असर होगा। बेटा एटम की स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है कि एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर जो चीज पाई जाती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनको बेटा अपने न्यूक्लियर पार्टिकल्स का नाम भी देते हैं। अब इसके बाहर जो होते हैं वो एनर्जी शेल होंगे, इन एनर्जी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इन पार्टिकल्स को प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इनको एक ताकत के अंदर से गुजारा जाएगा जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दो पोल्स होंगे, एक पॉजिटिव पोल होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एक ताकत होगी जो नेगेटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगी, और दूसरा जो पोल होगा वो पॉजिटिव पोल होगा, वो बेटा नेगेटिव पार्ट वाले को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव पार्ट वाला पॉजिटिव पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव पार्ट वाला नेगेटिव जो पार्टिकल होगा उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। और वाटर फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर तीन बुनियादी किस्म के ज़रात होते हैं। एक को आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब इन तीनों के बिहेवियर को आपने चेक करना है, तो आपने एक बात याद रखनी है, ये हमारे पास एमसीक्यूज आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है क्यों डिफ्लेक्शन शो करते हैं, क्यों ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की तरफ बेटा मुड़ जाते हैं। तो बिहेवियर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनका बिहेवियर होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। ये एमसीक्यूज आएगा, एक बेटा मास पे डिपेंड करेगा और दूसरा इसके चार्ज पे डिपेंड करेगा। यानी बिहेवियर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन देयर मास एंड चार्ज। मास और चार्ज पे बेटा ये डिपेंड करेगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक सोर्स होगा, यहां से ये फंडामेंटल पार्टिकल इमिट करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फिर इसको बेटा आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से बेटा इसे हम गुजारते हैं। नाउ वी अलाउ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू पास वन बाय वन एट द सेम स्पीड थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक एक करके हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजारते हैं। अब समझें, ये हमारे पास बेटा सोर्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल है, आगे ये स्लिट रखा हुआ है यानी ये एक रास्ता है। जैसे फंडामेंटल पार्टिकल यहाँ से इमिट होंगे फिर ये सीधे गुजरेंगे, तो ये स्लिट के अंदर से बेटा सीधे गुजरते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट से मुराद है ये एक ताकत है, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगी, और ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव पार्टिकल को अपनी तरफ बेटा खींचेगी। सबसे पहले हम प्रोटॉन को यहाँ से इमिट करवाते हैं, तो प्रोटॉन गुजरते हैं सीधे ये स्लिट के अंदर से। देन ये जो नेगेटिव प्लेट है प्रोटॉन को अपनी तरफ ऐसे कशिश कर रही है, खींच रही है, तो इस तरीके से ये जो प्रोटॉन होंगे ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेटा झुकना शुरू हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे थीटा है दैट इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कितने डिफ्लेक्शन ये शो करेगा, कितना ज्यादा उसकी तरफ मुड़ जाएगा। अब दूसरा जो पार्टिकल है वो हम इमिट कराते हैं, वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन स्लिट से गुजरता है, ना वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकेगा ना नेगेटिव प्लेट की तरफ, बिल्कुल वो स्ट्रेट बेटा सीधा चला जाएगा। अब जो तीसरा पार्टिकल हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकलेंगे, स्लिट के अंदर से गुजरेंगे, देन दे कैन बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। अब पॉजिटिव प्लेट एक ताकत है जो इस पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचती है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और ये भी जो आपके पास थीटा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब हमने देखना है कि इन तीनों में से ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन शो करता है, ज्यादा कौन मुड़ता है। तो पहले इन तीनों के हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो बेटा ये न्यूट्रॉन इसलिए सीधे चले गए हैं बिकॉज दे आर न्यूट्रल एंड नॉट डिफ्लेक्टेड। ये जो न्यूट्रॉन क्यों सीधे चले जाते हैं, व्हाई दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज दे आर न्यूट्रल, दे कैरी नो चार्ज, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का कोई असर नहीं होगा। अब बेटा दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, वो सीधे चलते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 के एंगल पे, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रॉन जा रहे हैं तो ये जो इनके दरमियान में ऐसे एंगल बनेगा वो 90 का होगा। ये परपेंडिकुलर रहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट पर और बिल्कुल सीधा गुजर जाते हैं। प्रोटॉन का बिहेवियर क्या होगा, तो प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, ये जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट की बेटा तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे।
अब इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, ये डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाएंगे टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकते हैं इनकी जो डिफ्लेक्शन होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन इतना ज्यादा नहीं झुकते जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन झुकते हैं। क्यों झुकते हैं अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक प्रोटॉन से 1836 टाइम लाइटर होंगे देन प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन इनसे 1836 गुना भारी होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1836 टाइम लाइटर होंगे देन दैट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की निस्बत से, इसलिए बेटा जो लाइटर होता है उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। अब इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स को अगर आप देखते हैं तो सबसे भारी जो होते हैं वो न्यूट्रॉन होंगे और फिर इसके बाद प्रोटॉन होते हैं और सबसे हल्के जो होते हैं वो बेटा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपने हेडिंग लगानी है डिफ्लेक्शन, मुनहरफ हो जाना। क्यों मुनहरफ होते हैं, क्यों ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक रहे हैं और इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा झुकता है, प्रोटॉन कम उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होता है, वाई। तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू टू फॉलोइंग, तो क्योंकि बेटा ये ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट हो जाते हैं, मतलब इनकी ओरिजिनल डायरेक्शन सिर्फ ये स्ट्रेट है, इन्हें सीधा चलने चाहिए, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव तरफ क्यों झुक जाते हैं, तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बेटा दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज ओवर मास, चार्ज ओवर मैस पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने तवज्जो से अब याद रख लेना है, जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी और जिसका मैस कम होगा उसकी बेटा डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपने याद रखना है जिसका मैस ज्यादा होगा, जिसका मैस बेटा ज्यादा है तो उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी, और जिसका मैस कम है उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो अब आपसे एमसीक्यूज आएगा विच हैज ए ग्रेटर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन, वाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन से कम है, इलेक्ट्रॉन तकरीबन 1836 टाइम लाइटर है देन दैट ऑफ प्रोटॉन। ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रॉन शो ग्रेटर डिफ्लेक्शन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। फिर बेटा इसके चार्ज के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेम आ जाएगा। फिर ये आता है रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, कि रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है। अब रेडियस क्या होगा, जब बेटा ये वाले पार्टिकल इसके अंदर से डिफ्लेक्ट होते हैं तो इसके बाद ये ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेंगे, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं, तो ये यहां से लेके इस किनारे से लेके इस किनारे तक का जो फासला होता है दैट इज नोन एज ए डायामीटर। इसको बेटा आपने डायामीटर कहते हैं। अगर आप इनका हाफ ले लेते हैं, हाफ, आधा फासला ले लेते हैं, हाफ ले लेंगे तो दैट इज कॉल्ड बेटा रेडियस। अब एंगल ऑफ यानी रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, किसका रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, यानी ज्यादा वो मुड़ेगा, और रेडियस यानी कि ज्यादा बड़ा चक्कर काटेगा, यानी ज्यादा, मतलब जैसे ये प्रोटॉन है क्योंकि इसका रेडियस का मास ज्यादा है इसलिए ये इसका चक्कर बड़ा होगा। अगर ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करेगा तो एक बड़े चक्कर के अंदर जाके मूव करेगा। देखो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये है कि इसने मुड़ना है, ये भारी चीज है, जैसे एक बड़ा ट्रक होता है उसने किसी जगह से ऐसे मोड़ काटना होगा तो वो बड़े दायरे के अंदर से घूम के फिर आएगा, जबकि एक मोटरसाइकिल वाला फौरन ही घूम जाता है। तो इसलिए ये कहता है कि ये जो प्रोटॉन होगा क्योंकि इसका वजन ज्यादा है इसलिए इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास बेटा कम है इसलिए इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा वो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा वो थोड़ा कम है, यानी इसका जो दायरा होगा वो थोड़ा छोटा होगा, ये जल्दी मुड़ जाएगा। अब बेटा इसकी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन कौन सी होगी, किस डायरेक्शन के अंदर ये मुड़ते हैं, जिस डायरेक्शन के अंदर ये चार्ज होगा उस डायरेक्शन के अंदर बेटा ये मुड़ रहे होते हैं। मतलब यहां से जब आप इसे इमिट कराएंगे तो क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट है तो इनकी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगी वो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगी, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि ये बेटा रिवर्स मुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब हमारी एक अहम बात ये रह गई है कि आफ्टर डिफ्लेक्शन जब ये डिफ्लेक्ट होते हैं तो ये मैंने बनाए हैं कि दे मूव इन ए सर्कुलर पाथ,
तो आपने याद रखना है प्रोटॉन एक लंबा सर्कल में घूमेगा जबकि इलेक्ट्रॉन एक छोटे सर्कल में घूमेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं ये वाला एक रिलेशनशिप है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा दैट इज ए रेसिप्रोकल टू द रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, कम होगा। अब आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, और रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा है, वो प्रोटॉन का ज्यादा है। तो आपने दोनों बातों को अच्छे तरीके से याद रखना है। एमसीक्यूज में ये भी आ जाएगा कि रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा है, तो प्रोटॉन का ज्यादा है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा है, तो वो बेटा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। अब हम इसकी अहम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा इस चीज के अंदर जिसको हमने डिस्कस किया है वो चार्ज और इनके ऊपर इनका कितना मैस होगा, कितना चार्ज होगा, इन चीजों को आपने डिस्कस किया है। अब हम इनके ना रिलेटिव यानी टोटल हर एक पे कितना चार्ज होता है, कितना मैस होता है बेटा, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है ये प्रोटॉन, ये हमारे पास जो होगा ये बेटा प्रोटॉन होगा। फिर ये हमारे पास जो है एक न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे बच्चों आपने लिख लेने हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन होगा। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये आपने याद रखना है, ये आपके पास ना एमसीक्यूज आएगा। अब इनके ऊपर चार्ज कितने हैं, सबसे पहले चार्ज आप कूलम के अंदर देखते हैं। तो कूलम के अंदर जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव 1.602 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम, ये इसके ऊपर चार्ज होगा। न्यूट्रॉन पे बेटा जीरो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है लेकिन अपोजिट होगा, मतलब इसके ऊपर 1.02 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होगा बट इट इज इन नेगेटिव 1.02 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम जो होगा ये नेगेटिव में बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा। अब इनके रिलेटिव चार्ज क्या होंगे, मुआवजा करके अगर आप निकालते हैं तो इसको बेटा आप पॉजिटिव 1 क्या देते हैं, ये पॉजिटिव 1 है, इसका 0 हो जाएगा और इसका क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा। अब आपने यही वाला मैथ जो है, अब आपने केजी, अब हम मैथ की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपने चार्ज की बात की, ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था या रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन था वो चार्ज और मास पे डिपेंड करता था, तो ये इनके चार्ज हैं। अब बेटा अपने मैस की बात करते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर जो आपके पास मैस होता है, प्रोटॉन का मैस जो होगा ये 1.6726 10 रेज पावर माइनस 27 माइनस बेटा 27 केजी जो होगा वो आपके पास प्रोटॉन का मैस होता है, वजन होगा। अब आपने वजन बताना है न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन इनसे भारी होगा, तो न्यूट्रॉन का जो मैस होता है 1.6750 10 रेज पावर माइनस 27 केजी, तो ये इससे भारी है, तो ये इसका बेटा मैस आ जाएगा केजी। इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होगा, ये सबसे हल्का होता है, तो इसका जो मैस होगा ये 9.1095 10 रेज पावर माइनस 31 केजी जो होगा दैट इज द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मैस है। तो देखो बेटा ये जो आपके पास मैस था ये प्रोटॉन का मैस है 1.6726 10 रेज पावर माइनस 27 केजी, ये न्यूट्रॉन का मैस है 1.6750 10 रेज पावर माइनस 20 केजी, और जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है वो 9.1095 10 रेज पावर माइनस 31 केजी होगा। अब इनके मैस जो है वो एएमयू में कितने होंगे, एएमयू में जो आप मैस लेते हैं वो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो बेटा एएमयू के अंदर वो आपके पास 1.0073 एएमयू होगा, और ये जो न्यूट्रॉन होता है इसका जो मैस होगा 1.0087 एएमयू होगा। और बेटा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है इसको हम ये भी लिखते हैं कि 5.485 10 रेज पावर माइनस 4 एएमयू, या दैट इज आल्सो इक्वल टू 0.00055 एएमयू के बराबर भी होगा। तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो सबसे भारी जो हमारे पास होगा वो न्यूट्रॉन होगा, फिर प्रोटॉन होगा, फिर बेटा हमारे पास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन हैवीएस्ट पार्टिकल होगा अमंग दी फंडामेंटल पार्टिकल। तो आपके पास ये भी एमसीक्यूज आ जाएगा कि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर सबसे भारी कौन है, तो आप बताओगे न्यूट्रॉन सबसे भारी है,
फिर प्रोटॉन है, फिर बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास ये भी एमसीक्यूज आएगा कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है विच डज नॉट शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कहेंगे वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो होता है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, हत्ता कि इसका मास इन दोनों से भारी है, इन दोनों से ज्यादा है, तो लेकिन फिर भी ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। वाई, क्यों शो नहीं करता? क्योंकि बेटा इट हैज नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज है नहीं है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।